मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप में। तो बच्चों हम मानव जनन तंत्र अध्याय जो है उसका अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। इससे जो पूर्व का लेक्चर है हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र के बारे में अध्ययन किया था और आर्तव चक्र से संबंधित हमने एफएसएच और एलएच के मध्य ग्राफ देखा। उसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के मध्य ग्राफ हमने यहाँ पर अध्ययन किया था और भी जैसे किस तरीके से अंडोत्सर्ग दिन निकाला जाता है, जो रजोधर्म होता है वो किन किन उपस्थितियों में यहाँ पर अनुपस्थित हो सकता है। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन। ठीक है, अब निषेचन की बात करें तो निषेचन से हमें या फर्टिलाइजेशन, निषेचन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है इसमें मुख्यतः होता क्या है? इसमें यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मकों का संयोजन होकर के युग्मनज का निर्माण होता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? निषेचन। अब नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। तो शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन तथा युग्मनज का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? निषेचन। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निषेचन। निषेचन, निषेचन या फिर इसको हम बोलेंगे बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो निषेचन और फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। अब जो निषेचन, अब हमने आपको याद हो तो जब स्त्री जनन तंत्र के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तो आपको बताया था कि स्त्री जनन तंत्र में जो अंडवाहिनी होती है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, समीपस्थ भाग, एक मध्य भाग और एक दूरस्थ भाग। समीपस्थ भाग जो था उसको हमने इन्फेंटिबुलम, मध्य भाग को हमने एम्पुला या तुम्बिका बोल देते हैं और इसका जो दूरस्थ भाग होता है उसको हम स्थमस बोलते हैं। तो जो एम्पुला या जो तुम्बिका वाला भाग है उसी भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए हमने बात की थी जो कल के लेक्चर के अंदर कि यहाँ पर जब रिस्क पीरियड जो होता है, रिस्क पीरियड से मतलब होता है कि एग यानी अंडे की अवेलेबिलिटी, ठीक है, और उसके अलावा शुक्राणु की अवेलेबिलिटी वो अगर एक जगह पर साथ हो तो वहां पर जो निषेचन की संभावना है वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात की थी। तो यहाँ पर ये कि जब एम्पुला के अंदर एग आ जाए या अंडाणु आ जाए उसी टाइम पर अगर शुक्राणु आ जाएगा, ठीक है, यानी एक साथ अगर आ जाते हैं तो वहां पर निषेचन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पहली चीज समझ रहे हो, निषेचन की संभावना कब ज्यादा होगी? यानी अंडा भी उसी समय आ गया और उसी समय यानी जो है वो शुक्राणु भी अगर उपस्थित हो गया तो उस समय वहां पर निषेचन की प्रोबेबिलिटी या निषेचन की संभावना सबसे ज्यादा होती है और निषेचन स्तर होता है एम्पुला। ठीक है, अब जब यहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो हमने वो डेफिनेशन लिखी उस डेफिनेशन के बारे में ही हम यहाँ लिख लेते हैं। डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताई थी? डेफिनेशन बताई थी मैंने नर युग्मक तथा मादा युग्मक। तो नर युग्मक क्या है यहाँ पर? शुक्राणु। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। तो शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन, शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन, अंडाणु का संयोजन व युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया, व युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया, युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया, व युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया। भाई निषेचन का जो परिणाम है वो परिणाम क्या रहेगा बच्चों? युग्मनज का निर्माण। तो शुक्राणु तथा अंडाणु का यहाँ पर संयोजन हुआ, उसके साथ युग्मनज निर्माण हुआ, तो उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर निषेचन बोल देते हैं। पहली चीज निषेचन। अब निषेचन के लिए हमने बोला कि निषेचन स्थल क्या है बच्चों? निषेचन स्थल, निषेचन स्थल की बात करें तो निषेचन स्थल क्या है? निषेचन स्थल है यहाँ पर अंडवाहिनी का या फेलोपियन नलिका। अंडवाहिनी बोल दो या फेलोपियन नलिका बोल दो। अंडवाहिनी का एम्पुला भाग, अंडवाहिनी का एम्पुला भाग, उस अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में जो है वो निषेचन पाया जाता है। ठीक है, तो निषेचन वहां मिलेगा। फिर बात करते हैं यहां पर कि ये तो बात हो गई कि हमने ये समझ लिया कि निषेचन स्थल जो अंडवाहिनी का एम्पुला भाग होगा। अब निषेचन, निषेचन में होगा क्या कि शुक्राणु अंडाणु जो है आपस में संपर्क में आएंगे। संपर्क में आने के बाद जो शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो शुक्राणु का केंद्रक है वो अंडाणु के केंद्रक से संयोजित हो जाएगा
क्योंकि दोनों अगुणित अगुणित केंद्रक हैं, तो संयोजित होने से द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होगा और जो संरचना बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, युग्मनज। तो एक सिंपल फॉर्म तो ये क्या, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु संपर्क में आए, शुक्राणु अंदर प्रवेश किया, दोनों के केंद्रक आपस में संयोजित हो गए, अगुणित अगुणित केंद्रक संयोजित होने से द्विगुणित केंद्रक बनेगा और जो संरचना बनेगी उसे हम यहाँ क्या बोल देंगे, युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, ये तो होगी। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमने बोला, तो ये तो एक हमें ओवरव्यू समझ में आ गया या उसका सारांश समझ में आ गया कि निषेचन ऐसे होगा। लेकिन निषेचन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, अब उन सारी जो इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, उनके सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, वो यहाँ पर उनकी जो प्रमुख जो घटनाएं हैं, जो मेन इवेंट्स है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं टॉपिक ले रहे हैं वो है निषेचन की प्रमुख घटनाएं। निषेचन की प्रमुख घटनाएं, निषेचन की प्रमुख घटनाएं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम निषेचन की प्रमुख घटनाएं यानी प्रमुख घटनाओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उन प्रमुख घटना में से जो पहली घटना है वो है यहां पर एक्रोसोमल प्रतिक्रिया। एक्रोसोमल प्रतिक्रिया, एक्रोसोमल प्रतिक्रिया या एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यानी एक्रोसोमल प्रतिक्रिया या एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, अब एक्रोसोम क्या था? शुक्राणु की संरचना मैंने आपको बता दी। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है उस पर दो प्रमुख संरचनाएं मिलती हैं। एक तो ऊपर टोपीनुमा संरचना मिलती है जिसको हम एक्रोसोम या अग्रपिंडक बोलते हैं। उसमें स्पर्म लाइसिन या शुक्राणु लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। वो शुक्राणु लाइसिन एंजाइम कब काम आ रहे थे मैंने बताया था, वो निषेचन के समय काम आएंगे। तो अब हम निषेचन पढ़ रहे हैं, तब हमें वहां देखना है। लेकिन अब उस निषेचन वाली प्रक्रिया को या एक्रोसोमल प्रतिक्रिया को समझने से पहले हमें अंडाणु की संरचना भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर अंडाणु की संरचना बना देता हूं। ये यहां पर अंडाणु की संरचना देख लेते हैं पहले। यहां पे ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु की यहां पर कोशिका झिल्ली है। ठीक है, क्या है बच्चों? उसकी कोशिका झिल्ली। उसके बाद जो अंडाणु है वो अंडाणु यहां पर कुछ परतों से यहां पर ढका रहता है या कुछ परतों से आवृत होता है। उसमें एक होती है प्राथमिक झिल्ली और एक होती है यहां पर द्वितीयक झिल्ली। और प्राथमिक झिल्ली और द्वितीयक झिल्ली क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये है यहां पर कोरोना रेडिएटा कोशिकाएं। ये है यहां पर कोरोना रेडिएटा कोशिकाएं। कोरोना रेडिएटा कोशिकाएं। अब ये जो कोरोना रेडिएटा कोशिकाएं हैं, इन कोरोना रेडिएटा कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए यहां पर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं हाई एलुरोनिक एसिड। हाई एलुरोनिक एसिड, समझ रहे हो? यहां पर इनको जोड़े रखने के लिए, यहां पर इनको जोड़ने के लिए, यहां पर इनको जोड़ने के लिए ठीक है, तो इनको जोड़े रखने के लिए यहां पर एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं हाई एलुरोनिक एसिड। ये यहां पर कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब यहां पर इसकी लेबलिंग करें तो आपको ये जो कोशिकाएं दिख ली हैं इनको बोलते हैं, या इसको जो पूरी परत है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये तो बच्चों यहां पर कोरोना रेडिएटा। और इन कोरोना रेडिएटाओं की कोशिकाओं को आपस में चिपका कर रखने के लिए यहां पर जो सब्सटेंस मिलता है इसको हम बोलते हैं हाई एलुरोनिक अम्ल। हाई एलुरोनिक अम्ल, ये हाइड्रोनिक अम्ल हो गया। उसके अलावा यहां पर ये जो परत देख रहे हैं जो कि मैंने ग्रीन से बनाई है, ये है यहां पर जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा।
क्या है बच्चों यहाँ पर? जोना पेलुसिडा। ये जो संरचना देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है ये यहाँ पर एक कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। भाई अंडाणु क्या है? कोशिका, तो उस अंडाणु की यहाँ पर क्या होगी बच्चों? ये कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है यहाँ पर अंडाणु। ठीक है, यहाँ पर अंडाणु है और उस अंडाणु की यहाँ पर क्या है बच्चों? ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और जोना पेलुसिडा के बीच में यहाँ पर एक अवकाश मिलता है, इसे हम बोलते हैं परिपेतक अवकाश। परिपेतक अवकाश, परिपेतक अवकाश। आ रहा है समझ में? क्या है? तो यहाँ पर पहले इस एक्रोसोमल प्रतिक्रिया को देखने के लिए हमें सबसे पहले अंडाणु की संरचना पता होनी चाहिए। तो ये अंडाणु की कोशिका झिल्ली, ये यहाँ पर जोना पेलुसिडा और यहाँ पर कोशिका अंडाणु की जो कोशिका झिल्ली, इसके बीच में यहाँ पे अवकाश मिलता है जिसे हम परिपेतक अवकाश बोलते हैं। उसके अलावा बाहर की तरफ जो है वो कोरोना रेडिएटा की जो कोशिका है ये मिलकर एक परत बना रही है, उस परत को ही हम क्या बोल रहे हैं? कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर जो इन कोशिका है, कोरोना रेडिएटा की कोशिका है, इनके बीच में इनको चिपकाने के लिए, इनके बीच में आपस में इनको एक दूसरे से बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक एसिड होता है जिसको हम हाई एलुरोनिक अम्ल बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन से मतलब क्या है? अब मैं यहाँ बात करूं कि यहाँ इस तरह यहाँ पर देखें तो मान लीजिए यहाँ पर ये शुक्राणु है, ठीक है, और ये शुक्राणु का यहाँ पर शीर्ष भाग है, ये इसका यहाँ पर मध्य भाग है और ये हो गया इसकी यहाँ पर उच्च भाग। आ रहा है समझ में? यहाँ पर इसका ये मध्य भाग हो गया और ये हो गया यहाँ पर पुच्छ। ठीक है, अब शुक्राणु के यहाँ पर हमने बोला था कि शुक्राणु के जो शीर्ष होता है, इस शीर्ष पर यहाँ पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, ये टोपीनुमा संरचना है। उसके अलावा यहाँ पर जो होगा इस तरीके से यहाँ पर केंद्रक भी होगा। तो यहाँ पर ये एक्रोसोम और पीछे की तरफ केंद्रक। तो यहाँ पर आपको ये जो संरचना दिख रही है, ये जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है बच्चों? ये एक्रोसोम। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये यहाँ पर अंडाणु है, यहाँ पर या अंडा है, इसको यहाँ पर देखें तो ये शुक्राणु जो है वो इस तरीके से आएगा। तो सबसे इसके शुक्राणु के शीर्ष पर क्या होगा? एक्रोसोम। और इधर देखें तो ये क्या है? यहाँ पर इसका केंद्रक, पीछे की तरफ केंद्रक, अग्रभाग पर क्या होता है? एक्रोसोम और पश्च भाग पर होता है केंद्रक। तो ये एक्रोसोम। अब एक्रोसोम के अंदर, इस एक्रोसोम की हमने बात की थी, इस एक्रोसोम में यहां पर स्पर्म लाइजिन एंजाइम, स्पर्म लाइजिन एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं बच्चों? स्पर्म लाइजिन एंजाइम। अब यहां पर स्पर्म लाइजिन, अब देखो आप तो सिंपल सा देख लें कि शुक्राणु को अगर इस अंडाणु के अंदर इसको यहां प्रवेश करना है, इस अंडाणु में, तो इसको प्रवेश जब इसमें करना है तो यहां पर जब शुक्राणु है, ये शुक्राणु यहां पर सबसे पहले तो कोरोना रेडिएटा कोशिकाओं को भेदेगा, उसका हाइड्रोनिक एसिड वगैरह को इसको डिसोल्व करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये भी इसके लिए अवरोधक का काम कर रहा है। उसके बाद जोना पेलुसिडा को यहां पर ये भेदेगा, फिर जाकर के कोशिका झिल्ली को भेदेगा, तब जाकर के ये यहां पर अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर पाएगा। तो ये सब इसके लिए अवरोधक का काम कर रहे हैं और इन अवरोधकों को यहां पर भेदने का काम करता है एक्रोसोम के अंदर उपस्थित स्पर्म लाइजिन, और इसी प्रक्रिया को यहां पर बोल देते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो है स्पर्म लाइजिन की बात कर रहा हूं या एक्रोसोमल रिएक्शन की, तो यहां पर सबसे पहले हमने बात की कि जो स्पर्म लाइजिन है, स्पर्म लाइजिन एक बार और देख लेते हैं। स्पर्म लाइजिन एंजाइम, तो स्पर्म लाइजिन एंजाइम में जो सबसे पहला एंजाइम हम बात करेंगे बच्चों वो है यहां पर हाई एलुरोनिडेज एंजाइम। हाई एलुरोनिडेज, हाई एलुरोनिडेज एंजाइम, हाई एलुरोनिडेज एंजाइम। तो बच्चों यहां पर हाई एलुरोनिडेज एंजाइम, ये हाई एलुरोनिडेज एंजाइम यहां पर हाई एलुरोनिक एसिड जो है उसको घोल देगा। हाई एलुरोनिक एसिड, जो हाई एलुरोनिक एसिड को घोल देगा, ठीक है, इसको डिसोल्व कर देगा। तो यहां उसको घोल देगा, इसको डिसोल्व कर देगा। जब डिसोल्व कर देगा तो उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट एंजाइम की, वो होगा यहां पर कोरोना भेदन एंजाइम।
कोरोना भेदन एंजाइम, कोरोना भेदन एंजाइम, या इसको बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जो कोरोना भेदन एंजाइम है ये कोरोना रेडिएटा कोशिकाओं को भेद देगा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा परत को भेदने का काम करेगा, परत को भेदेगा, भेदने का काम करेगा, भेदने का कार्य, इसका तो क्या होगा, उसको भेदने का कार्य करेगा। ठीक है, अब जो है मतलब शुक्राणु यहां से इसको डिसोल्व किया, कोरोना परत को, कोरोना रेडिएटिक परत को डिसोल्व किया, अब क्या आ जाएगा, जोना पेलुसिडा पर। तो जोना पेलुसिडा है, थर्ड जो है वो है यहां पर जोना लाइसिन एंजाइम, जोना लाइसिन एंजाइम, जोना लाइसिन एंजाइम। ये जोना लाइसिन एंजाइम जोना पेलुसिडा को भेदेगा, जोना पेलुसिडा। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर जोना पेलुसिडा को भेदेगा। अब इसने शुक्राणु ने यहां पर जोना पेलुसिडा को भेद दिया। अब जोना पेलुसिडा को भेदने के बाद, जोना पेलुसिडा को भेदने के बाद शुक्राणु कहां आ चुका होगा, इस कोशिका झिल्ली यानी अंडाणु की कोशिका झिल्ली के बाहर। तो बाद में अब यहां पर जो है वो चौथा एंजाइम इसमें काम करेगा, वो यहां पर लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो यहां पर कोशिका झिल्ली को भेदेगा, कोशिका झिल्ली को भेदेगा, कोशिका झिल्ली को भेदेगा। ठीक है बच्चों, किसको भेदेगा, कोशिका झिल्ली को। तो आ रहा है समझ में, यहां पर स्पर्म लाइसिन, यहां पर स्पर्म लाइसिन जो है, ये स्पर्म लाइसिन यहां पर इस तरीके से एक्रोसोमल, ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को आप बोल सकते हो ये है यहां पर एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन या एक्रोसोमल प्रतिक्रिया। तो यहां पर ये एक्रोसोमल प्रतिक्रिया हुई है कि हाई एलुरोनिडेज एंजाइम जो है इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को घोल दिया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम या कोरोना भेदन एंजाइम है, इसने कोरोना रेडिएटिक कोशिकाओं को भेदेगा। जोना लाइसिन यहां पर एंजाइम है वो जोना पेलुसिडा को भेदेगा, और लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो कोशिका झिल्ली को भेदने का कार्य करेगा। अब हम किस स्थिति में पहुंच गए बच्चों, कि यहां पर जो है अंडाणु वो यहां पर शुक्राणु जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर चुका होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहां पर एक और, यानी जब कोशिका अंडाणु कोशिका झिल्ली को नहीं भेदेगा उससे पहले भी यहां पर एक प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया में देखनी है, वो हम यहां पे ले रहे हैं। वो दूसरी प्रक्रिया वो है यहां पर कोर्टिकल रिएक्शन, या इसमें बोलेंगे कोर्टिकल प्रतिक्रिया, कोर्टिकल प्रतिक्रिया, कोर्टिकल प्रतिक्रिया, कोर्टिकल प्रतिक्रिया, या इसे आप बोलेंगे कोर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, कोर्टिकल प्रतिक्रिया या कोर्टिकल रिएक्शन। अब बच्चों ये क्या है, ये आप देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर ये है अंडाणु की कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये यहां पर है अंडाणु की कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इस कोशिका झिल्ली पर यहां पर जो है वो इस तरीके से यहां पर शुक्राणु जो है ठीक है, तो जैसे ही यहां पर अंडाणु की, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, ये जो आप देख रहे हो ये यहां पर कोशिका झिल्ली है। क्या है, ये अंडाणु की कोशिका झिल्ली है, ये अंडाणु की कोशिका झिल्ली। तो बच्चों सबसे पहले तो यहां पर जैसे ही शुक्राणु जो है ये कोशिका झिल्ली को यहां पर संपर्क में आता है, तो संपर्क में आते ही आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड था वो यहां पर रुका होता है सेकेंडरी ऊ साइड में। तो इसके यहां पर शुक्राणु प्रवेश या जैसे इसको संपर्क में आता है तो वो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सेकंड शुरू हो जाता है, वो प्रवेश करने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होते ही यहां पर अंडाणु बन जाएगा और उसके अलावा क्या बन जाएगी, द्वितीयक ध्रुवीयकाएं। ठीक है, या सेकंड पोलर बॉडी।
एक वो होगा। उसके अलावा इस अंडाणु के कोशिका द्रव्य में यहां पर कुछ कण पाए जाते हैं जिनको कोर्टिकल कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोर्टिकल कण। अब ये जो कोर्टिकल कण जैसे ही यहां पर ये उसकी कोशिका झिल्ली को छूता है, छूते ही वो कोर्टिकल कण जो होते हैं वो परिधि पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और वहां पर आकर के फट जाते हैं। तो यहां पर आप बात करें बच्चों, तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो कोर्टिकल कण है वो कोर्टिकल, मान लीजिए कोर्टिकल कण यहां था, एक कोर्टिकल कण यहां, ये कण आकर के इस तरीके से यहां पर परिधि पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं और व्यवस्थित होकर के इन कण के अंदर कुछ सब्सटेंस या पदार्थ भरा होता है और ये कण जो होते हैं ये आकर के फट जाते हैं और फट करके कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ एक और झिल्ली का निर्माण कर देते हैं और उस झिल्ली को बोला जाता है निषेचन झिल्ली। आ रहा है समझ में? मतलब ये यहाँ पर बाहर की तरफ जो है वो एक झिल्ली का निर्माण कर देते हैं और इस झिल्ली को बोला जाता है यहाँ पर निषेचन झिल्ली। ठीक है, तो जैसे ही शुक्राणु कोशिका झिल्ली को, अंडे की कोशिका झिल्ली को यहाँ पर छूता है तो छूते ही यहाँ पर इसके अंदर जो उपस्थित जो है ये है कोर्टिकल कण। कोर्टिकल कण, ये कोर्टिकल कण यहाँ पर परिधि पर व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित होकर के यहाँ पर फट जाते हैं। फटते ही यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बाहर एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और इसे बोला जाता है यहाँ पर निषेचन झिल्ली। निषेचन निषेचन झिल्ली। ठीक है बच्चों, अब यहां पर निषेचन झिल्ली की अगर बात करें तो निषेचन झिल्ली का यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी भूमिका क्या है? तो निषेचन झिल्ली जो होता है बच्चों ये यहां पर पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी को रोकता है। अब बात आती है कि भैया पॉलीस्पर्मी क्या चीज है? बात आई यहाँ पे कि पॉलीस्पर्मी की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलीस्पर्मी क्या है? तो पॉलीस्पर्मी का मतलब है एक से अधिक शुक्राणुओं का प्रवेश। 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 तो दोबारा समझना बच्चों, जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर अंडे की कोशिका झिल्ली को यहाँ पर छुएगा, उसके संपर्क में आएगा, तो इसकी अंडे के कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोर्टिकल कण परिधि पर आकर के व्यवस्थित होकर के फट जाते हैं और उसके बाहर की तरफ एक झिल्ली का निर्माण करते हैं जिसे हम निषेचन झिल्ली बोलते हैं। और ये निषेचन झिल्ली पॉलीस्पर्मी को रोकती है और पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि अंडे के अंदर एक से अधिक शुक्राणु का प्रवेश रोकती है, एक से अधिक शुक्राणु को प्रवेश नहीं करने देती। मतलब एक समय में यहां पर अंडाणु के अंदर एक ही शुक्राणु प्रवेश कर सकता है, एक से ज्यादा शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक तरीके से ये मैकेनिज्म है निषेचन झिल्ली का जो निर्माण हुआ है, ये मैकेनिज्म है कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ही शुक्राणु को प्रवेश करने देगा, उसके बाद निषेचन झिल्ली का निर्माण हो गया। अब कोई भी दूसरा शुक्राणु आएगा तो वो अंडे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे संपर्क किया, संपर्क करने के बाद इसकी नेक्स्ट स्टेज देखें तो यहां पर जो शुक्राणु है वो शुक्राणु यहां पर अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगा। यहां पर देखें तो ये अंडाणुओं की कोशिका झिल्ली, जैसी कोशिका झिल्ली, अब हमने बता दिया कि यहां पर जो है वो शुक्राणु यहां पर अंदर की तरफ प्रवेश कर चुका है। यहां पर ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो शुक्राणु है, अब वो शुक्राणु यहां अपने बात की कि ये क्या, यहां पर जो शुक्राणु है वो शुक्राणु यहां पर प्रवेश कर गया। ठीक है, और ये यहां पर ये अंडा है। अब इसके अंदर बात करें तो आपको क्या दिख रहा है कि शुक्राणु जो है यानी पूर्ण शुक्राणु यहां पर अंडे में प्रवेश करता है। ठीक है, यहां पर पूर्ण शुक्राणु जो है वो अंडे में प्रवेश करता है। तो आपको याद रखना कि जो मानव शुक्राणु होता है ये पूर्ण शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है। बाकी जीवों के अंदर जो है वो टेल बाहर रह जाती है, लेकिन परंतु यहाँ पर जो मानव में है, मानव में जो शुक्राणु है या मानव का जो शुक्राणु है वो अंडे में पूर्णतया प्रवेश कर जाता है। तो पहली चीज ये याद रखो कि यहाँ पर जो है शुक्राणु की बात करें या इस स्थिति में आप देख रहे हो तो यहाँ पर मानव शुक्राणु, मानव में पूर्ण शुक्राणु
मानव में पूर्ण शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है। सॉरी, अंडे में प्रवेश करता है, अंडे में प्रवेश करता है। तो मानव में जो है वो पूर्ण शुक्राणु जो है वो अंडे में प्रवेश करता है। अब प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद यहां पर शुक्राणु के सभी भाग जो होते हैं वो सभी भाग नष्ट हो जाते हैं, केवल समीपस्थ तारकाय और केंद्रक के अलावा। तो यहां पर जब देख रहे हो तो यहां पर शुक्राणु में पूर्ण प्रवेश तो कर गया, परंतु प्रवेश के पश्चात शुक्राणु के समीपस्थ तारकाय तथा अगुणित केंद्रक के अलावा सभी भाग नष्ट हो जाते हैं। सभी भाग क्या होंगे बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज बची है? यहां पर बचा है एक तो समीपस्थ तारकाय और उसके अलावा यहां पर अगुणित केंद्रक। तो शुक्राणु जो है वो पूर्ण शुक्राणु तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन प्रवेश के पश्चात यहां पर शुक्राणु के समीपस्थ तारकाय तथा अगुणित केंद्रक के अलावा सभी भाग नष्ट हो जाते हैं। मतलब इसका जो है वो फ्लैजिला वाला भाग हो गया, इसका मध्य भाग हो गया, शीर्ष हो गया, उसके अलावा जो भी भाग थे वो सारे भाग यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ क्या बचता है? समीपस्थ तारकाय और अगुणित केंद्रक, क्योंकि काम भी इन्हीं से ही है। अब जो समीपस्थ तारकाय है ये तो आगे जाकर के क्या करेगा बच्चों? ये आगे जाकर के विदलन में सहायता करेगा। ठीक है, इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे होगा विदलन। तो आगे जाकर के ये विदलन में सहायता करेगा। और जो अगुणित केंद्रक है, ये अगुणित केंद्रक यहां पर अंडाणु के केंद्रक से संयोजित हो जाएगा। ठीक है, और संयोजित होकर किसका निर्माण कर देगा? युग्मनज का। तो यहां पर देखिए तो अब क्या बचा है? मान लीजिए भाग नष्ट हो गया, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में लें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें यहां पर देखने को क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर ये अंडाणु, ठीक है, और इस अंडाणु में हमें यहां पर केंद्रक देखने को मिलेगा। एक केंद्रक ये रहा और मान लीजिए दूसरा केंद्रक ये रहा। अब दो केंद्रक क्यों? क्योंकि एक तो होगा अंडे का और एक होगा शुक्राणु का। तो यहां पर देखें तो ये वाला जो है इसको तो हम बोल देंगे ये है यहां पर शुक्राणु केंद्रक, ठीक है, और यहां पर जो है इसे बोलेंगे अंडाणु केंद्रक। परंतु शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात और शुक्राणु के सभी भाग के नष्ट होने के पश्चात जो है शुक्राणु केंद्रक को मुख्यतया जो है वो बोला जाता है बच्चों यहां पर मेल प्रोन्यूक्लियस। इसमें भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, सबके बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेल प्रोन्यूक्लियस या इसको बोल देते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब यहां पर ये जो शुक्राणु के जो केंद्रक है, ये शुक्राणु केंद्रक और ये शुक्राणु के केंद्रक आगे जाकर के यहां पर क्या करेंगे बच्चों? इनके संयोजन होगा, यानी केंद्रक केंद्रक में संयोजन होता है और इस केंद्रक केंद्रक में संयोजन होने वाली प्रक्रिया को कैरियोगेमी बोलते हैं। कैरियोगेमी का मतलब है केंद्रक संयोजन। इसका मतलब है यहां पर केंद्रक संयोजन। ठीक है, मतलब यहां पर अब क्या होगा कि यहां पर जो शुक्राणु का जो केंद्रक है, और अंडाणु का जो केंद्रक है, शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक मिलकर के यहां पर, ठीक है, ये दोनों मिल गए और मिलने के बाद यहां पर देखें तो ये वाला भाग जो था ये था यहां पर n, ये था n, और अब ये क्या हो गया यहां पर 2n।
तो जैसे ही यहां पर शुक्राणु और अंडाणु का केंद्रक या मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का संयोजन हुआ, संयोजन होते ही यहां पर अब केंद्रक क्या हो चुका है यहां पर 2n, और इस संरचना को हम बोलेंगे यहां पर युग्मनज। युग्मनज का निर्माण हो गया, या फिर हम बोलेंगे यहां पर जाइगोट का निर्माण हो गया। युग्मनज या फिर हम बोलेंगे यहां पर जाइगोट। ठीक है बच्चों, किसका निर्माण हो चुका है? जाइगोट का। क्लियर है? तो यहां पर जो है हमने निषेचन की प्रक्रिया देखी, इसमें लास्ट में क्या हुआ, शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक था, ये आपस में संयोजित हुए और जाइगोट का निर्माण हो गया। तो हमारी परिभाषा क्या थी कि शुक्राणु तथा अंडाणु, जो शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन व युग्मनज का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो जैसे ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया यहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा एक बार मैं यहां पर इसको आपको बता देता हूं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर रहेंगे। निषेचन या फर्टिलाइजेशन की बात करें बच्चों, तो यहां पर जो शुक्राणु तथा अंडाणु का जो संयोजन है, वो युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको हम बोलते हैं यहां पर निषेचन। निषेचन स्थल जो है वो यहाँ पर अंडवाहिनी का जो एम्पुला भाग होता है वो यहाँ पर निषेचन स्थल होता है। और निषेचन की संभावना अधिकतम कब होती है? जब अंडाणु तथा शुक्राणु एक ही समय पर एम्पुला वाले भाग में उपस्थित हो, मतलब अंडाणु भी उसी जगह समय पर आ जाए और शुक्राणु भी समय पर आ जाए, तो उस समय पर शुक्राणु के जो निषेचन है की अधिकतम संभावना होती है। अब देखो ये भी बात आती है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा होता है कि जो प्रत्येक मैथुन होता है वो प्रत्येक मैथुन होता है उसका परिणाम निषेचन नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक मैथुन का परिणाम निषेचन नहीं होता। उसका कारण क्या है कि मान लीजिए अगर एम्पुला भाग में शुक्राणु है तो अंडा उपस्थित नहीं है, अंडा है तो शुक्राणु उपस्थित नहीं है, तो इस तरीके की यहाँ पर परिस्थितियां बनती है। तो इस वजह से वहां पर प्रत्येक मैथुन जो होता है वो निषेचन उसका परिणाम नहीं होता। निषेचन की अधिकतम संभावनाएं कब रहेंगी? तब जब यहाँ पर अंडाणु और जो शुक्राणु है, जो अंडा और शुक्राणु जो है वो यहाँ पर एम्पुला वाले भाग में एक समय पर ही उपस्थित हो, उस समय यहाँ पर निषेचन की यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज या अधिकतम संभावनाएं यहाँ पर मिलती है। आगे जाए तो निषेचन के प्रमुख अंग। अब निषेचन में बच्चों बहुत सारी होती हैं, जिससे अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो शुक्राणु और जो अंडा है इनके पहले बीच में यहाँ पर रिकॉग्निशन यानी कि पहचान की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक ही जाति के शुक्राणु और अंडाणु के बीच में ही निषेचन होता है। दूसरी जाति का शुक्राणु अंडाणु होगा, मतलब अंडाणु दूसरा और दूसरी जाति का शुक्राणु, तो उनके बीच में निषेचन नहीं होगा। तो एक ही जाति के शुक्राणु जो अंडाणु होते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर आगे फर्टिलाइजेशन। तो पहले तो यहाँ पर रिकॉग्निशन प्रोसेस होती है, लेकिन अब ये सारी चीजें हमें पढ़नी ही है। हमें तो बस जो मेन जो इसकी प्रमुख घटना है उनके बारे में ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रमुख घटना के अंदर पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्रोसोमल प्रतिक्रिया या एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले हमें अंडाणु की संरचना पता होनी चाहिए। तो ये अंडाणु, उसके लिए यहाँ पर कोशिका झिल्ली, ये हो गया परिपीतक अवकाश बाहर की तरफ। इसके बाहर देखें तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा। अब इनके अंदर एक चीज और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो जोना पेलुसिडा है इसको आप यहाँ पर प्राथमिक अंड झिल्ली कह सकते हैं। प्राथमिक अंड झिल्ली क्या है बच्चों? ये प्राथमिक अंड झिल्ली। तो यहाँ पर आप जोना पेलुसिडा जो है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक अंड झिल्ली। क्या होगी बच्चों? ये यहाँ पर ये प्राथमिक अंड झिल्ली। जबकि जो कोरोना रेडिएटा है, इस कोरोना रेडिएटा को आप बोलोगे द्वितीयक अंड झिल्ली। द्वितीयक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड झिल्ली। ठीक है, प्राथमिक अंड झिल्ली और द्वितीयक अंड झिल्ली से मतलब क्या है? प्राथमिक अंड झिल्ली उसे बोला जाता है जो यहां पर अंडक जो होता है, यानी प्राथमिक अंडक बोलते हैं, सेकेंडरी अंडक जो होते हैं। तो आपको बताया कि सेकेंडरी अंडक जो होता है या सेकेंडरी oocyte जो होती है वो oocyte ही जोना पेलुसिडा का निर्माण करती है। ठीक है, ग्राफीन पुटिका में बताया हुआ कि जो सेकेंडरी oocyte होती है वो सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक जो होता है वो जोना पेलुसिडा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर किसने किया? अंडक ने निर्माण किया, इस वजह से इसको प्राथमिक अंड झिल्ली बोलते हैं। और ऐसी झिल्ली जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है, मतलब यहाँ पर जो कोरोना रेडिएटा की सेल है ये अंडाशय के स्टोमा में जो पाए जाने वाली जो थी फोलिकुलर सेल्स, वही आगे जाकर के यहाँ पर इसने कोरोना रेडिएटा का निर्माण किया है। इस वजह से इसको बोलते हैं द्वितीयक अंड झिल्ली। यानी अंडक जो अंडा है वो खुद बनाए और उसको बाहर से मिले, उसमें डिफरेंस। तो खुद बनाएगा और प्राथमिक जो दूसरा बना करके देगा वो द्वितीयक। तो यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा है प्राथमिक अंड झिल्ली,
तो जोना पेलुसिडा एक तरीके से अकोशिकीय झिल्ली होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, कोई कोशिका की बनी नहीं होती। आ चुका है ये जोना पेलुसिडा एक अकोशिकीय, जोना पेलुसिडा जो है एक अकोशिकीय झिल्ली है, एक अकोशिकीय, पहले भी बता चुका हूं और अभी बता, ये एक अकोशिकीय झिल्ली है, ये यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। पहली चीज कोरोना रेडिएटा यहां पर होगी द्वितीय खंड झिल्ली, और कोरोना रेडिएटा की जो कोशिका है आपस में हाइलोरिक एसिड की वजह से चिपकी रहती है। एक्रोसोम रिएक्शन कब होगा? जब शुक्राणु यहां पर इस अंडे के संपर्क में आएगा तो यहां उसके शीर्ष भाग में एक्रोसोम उपस्थित होता है, उस एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन्स होते हैं। स्पर्म लाइसिन्स यहां पर देखें तो 4 प्रकार के हाइलोरेडेज एंजाइम, कोरोना भेदन, कोरोना लाइसिन, जोना लाइसिन और लाइसोजाइम एंजाइम, ये यहाँ पर एक तरीके से ये हाइलोरिक एसिड को घोल देगा, ये कोरोना रेडिएटा परत को भेदेगा, ये जोना पेलुसिडा परत को भेदेगा और यहाँ पे कोशिका झिल्ली को भेदेगा। कोशिका झिल्ली को इनको भेदने के बाद जो है हमने एक चीज देखनी है कि जैसे ही यहाँ पर कोशिका झिल्ली को भेदने के लिए आएगा तो ये कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते ही अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोर्टिकल कण परिधीय रूप से व्यवस्थित होकर के फट जाते हैं और कोशिका झिल्ली के बाहर एक झिल्ली का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर निषेचन झिल्ली। निषेचन झिल्ली जो है ये यहाँ पर पोलिस्पर्मी को रोकती है। पोलिस्पर्मी का मतलब होता है एक से अधिक शुक्राणु का प्रवेश, एक से अधिक शुक्राणु का प्रवेश यहाँ पर रोकती है। अब शुक्राणु जो है, मानव में जो शुक्राणु है वो पूर्ण शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करता है, मानव में जो है वो यहाँ पर पूर्ण शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करता है, परंतु शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात केवल समीपस्थ तारकाएं और अगुणित जो केंद्रक है इसके अलावा सभी भाग नष्ट हो जाते हैं। समीपस्थ तारकाएं आगे विदलन में सहायता करेगा, विदलन में सहायता करेगा, और जबकि यहाँ पर जो केंद्रक है वो यहाँ पर संयोजित हो जाएगा। किस तरीके से? अब यहाँ पर जो है शुक्राणु के सभी भाग नष्ट हो गए, समीपस्थ तारका का काम विदलन होगा, और यहाँ पर जो ये शुक्राणु का केंद्रक है और अंडाणु का केंद्रक, जब ये इस स्थिति में आते हैं तो इनको मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोल देते हैं, और ये यहाँ पर कैरियोगेमी या फिर बोले केंद्रक संयोजन के द्वारा यहाँ पर इनका संयोजन होता है और यहाँ पर 2n यानी द्विगुणित युग्मनज का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यह है यहाँ पर निषेचन प्रक्रिया। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम और पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे आपने ट्विंस या जुड़वा के बारे में पढ़ा होगा, जानते भी होंगे थोड़ा, ट्विंस, ठीक है, या फिर यहाँ बात करें जुड़वा, ट्विंस या जुड़वा बच्चों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ट्विंस और जुड़वा बच्चों के बारे में देखें तो यहाँ पर जो ट्विंस होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, या 3 प्रकार के होते हैं मेनली, मुख्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं, बाकी मैं 3 प्रकार के आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ट्विंस यहाँ पर हम 3 प्रकार के देखेंगे। पहले जो ट्विंस की बात कर रहा हूं बच्चों वो है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एक युग्मजी, एक युग्मजी। एक युग्मजी मतलब एक युग्मनज होगा, मतलब इसको बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अब देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहे हैं तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है क्या? मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही जाइगोट का निर्माण होगा, तो यहां पर एक ही जाइगोट होगा तो मतलब क्या होगा? एक अंडाणु होगा, ठीक है, उसके बाद इसी में एक शुक्राणु, एक अंडाणु और एक शुक्राणु, एक अंडाणु और एक शुक्राणु है, और इसकी वजह से यहां पर क्या बनेगा? एक युग्मनज बनेगा, एक युग्मनज बनेगा, ठीक है। इस एक युग्मनज का निर्माण हुआ। अब क्या होगा? यहां पर जो युग्मनज बना है ये युग्मनज यानी इसके बाहर की तरफ जो है जोना पेलुसिडा लेयर अभी भी बनी रहती है। तो जब हैचिंग होती है, इस युग्मनज की हैचिंग के समय या जो भ्रूण बनेगा, ये भ्रूण आगे, युग्मनज आगे भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण की हैचिंग के समय जो होता है वो भ्रूण यहाँ पर 2 भागों में विभेदित हो जाता है, और वो दोनों भाग अलग अलग पृथक भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। तो यह युग्मनज, अब ये युग्मनज जो है आगे जाकर के भ्रूण बनाने वाला है। फिर ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण हैचिंग के समय, ये भ्रूण हैचिंग का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर जो भ्रूण होता है इसके बाहर, अभी हमने जोना पेलुसिडा देखी, जोना पेलुसिडा अभी भी बनी हुई है, ये जोना पेलुसिडा से जो भ्रूण होता है ये बाहर की तरफ निकलता है, या जोना पेलुसिडा फटती है और ये बाहर की तरफ निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं हैचिंग। तो यहाँ पर जो हैचिंग के समय, भ्रूण हैचिंग के समय 2
दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में बंट जाता है, और ये दोनों भाग और ये दोनों भाग और ये दोनों भाग और ये जो दोनों भाग हैं पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण करते हैं, पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण करते हैं, पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, जैसे ही युग्मनज बना, युग्मनज से फिर आगे भ्रूण बनने लगेगा, भ्रूण बनते ही यहां पर हैचिंग होती है, यानी जोना पेलोसिडा से निकल करके बाहर आता है भ्रूण। तो जैसे ही बाहर आएगा, बाहर आते ही वो भ्रूण वापस दो भागों में अगर विभाजित हो गया और वो दोनों भाग जो हैं वापस अलग अलग पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनको आप देखोगे तो वो एक समान दिखते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं यहां पर आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब उनकी जो शक्ल होगी वो यहां पर एक जैसी होगी, यानी एक समान, एक समान आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। मतलब यहां पर एक ही, क्योंकि तो बच्चों देखो यहां पर एक अंडाणु और एक शुक्राणु से एक युग्मनज बना, तो यहां पर अगर वो जो भ्रूण था वो दो भागों में बटा और वापस उन दो भागों में जो बटा हुआ उन्होंने वापस अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर लिया, तो उनके अंदर जो जेनेटिक एक तरीके से देखें तो या आनुवांशिक जो भी सूचनाएं थी वो तो एक समान है। इस वजह से उनका जो फेस वगैरह है, उनके अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, एक दूसरे के वो आइडेंटिकल होंगे, यानी एक समान होंगे। ये तो आ जाता है यहां पर एक युग्मजी के बारे में। दूसरा है यहां पर द्वियुग्मजी, द्वियुग्मजी, द्वियुग्मजी। तो द्वियुग्मजी या इसको बोलेंगे हम यहां पर डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं बच्चों, इन डाइजाइगोटिक ट्विंस में हम बात करें तो दो अंडाणु होते हैं। भाई सामान्यतः जो है, सामान्यतया जो स्त्री है वो एक समय पर एक ही अंडाणु का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है। परंतु कभी कभी क्या होता है, जो स्त्री है वो एक से ज्यादा अंडाणु, यानी उसकी राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, यानी जो दायां अंडाशय और बायां अंडाशय दोनों एक एक अंडे का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर मान लीजिए दाएं अंडवाहिनी और बाएं अंडवाहिनी दोनों के एम्पुला में अब अंडे अवेलेबल हैं, अंडे उपस्थित हैं, और जब मैथुन क्रिया हुई तो जो शुक्राणु है वो तो दाएं साइड भी जाएंगे, बाएं साइड भी जाएंगे। तो उनमें से जो शुक्राणु है उन दोनों ने दोनों तरफ निषेचन हो गया, तो इस तरीके से क्या हो गया, दो युग्मनज का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर दो अंडाणु, उसके अलावा दो शुक्राणु, दो अंडाणु तथा दो शुक्राणु का यहाँ पर अलग अलग, यानी एक अंडाणु से एक शुक्राणु होगा, दूसरे अंडाणु से दूसरे शुक्राणु का। यहाँ पर जब निषेचन होगा तो यहाँ पर दो युग्मनज बनेंगे, दो युग्मनज बनेंगे, ठीक है। और दो युग्मनज दो पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण करें, दो पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण करें, भ्रूण का निर्माण करें, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जो है एक अंडे और शुक्राणु और दूसरे दोनों युग्मनज के अंदर जो है वो आनुवांशिक भिन्नता होगी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है एक अंडाणु और एक शुक्राणु एक अलग से और एक अंडाणु एक शुक्राणु दोनों अलग पृथक पृथक बने हैं और पृथक पृथक युग्मनज बना तो पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण होगा। तो इनके अंदर तो आनुवांशिक संरचनाएं एक समान, आनुवांशिक सूचनाएं एक थी, इनके अंदर आनुवांशिक विभिन्नताएं होंगी, मतलब इनके जो फेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग होंगे। अब देखो यहाँ पर एक अंडाणु है तो यहाँ पर एक युग्मनज बना, दो भ्रूण बने, तो ये जो दोनों भ्रूण बनेंगे ये दोनों यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। तो या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। यहां बात करें तो यहां पर दो युग्मनज बने तो यहां पर हो सकता है दोनों मेल भी हो, दोनों फीमेल भी हो, या एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग यहां पर अंडाणु और शुक्राणु का यहां पर संयोजन हुआ है। तो यहां पर दो पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण होता है। इस वजह से यहां पर जो द्वियुग्मजी है इनको बोल देते हैं यहां पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्या है बच्चों, ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। उसके अलावा थर्ड यहां पर एक और पॉइंट जो है, आपने कुछ इस तरीके के बच्चे देखे होंगे या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, उनको बोलते हैं सियामीज ट्विंस,
सियामीज ट्विंस। सियामीज ट्विंस में भी यहां पर एक अंडाणु और एक ही शुक्राणु होता है, एक अंडाणु और एक ही शुक्राणु होता है। ठीक है, एक अंडाणु और एक ही शुक्राणु होता है, एक अंडाणु और एक ही शुक्राणु होगा, परंतु यहां पर जो ट्विंस बनेंगे वो ट्विंस का यहां पर कोई ना कोई जो भाग होता है वो भाग यहां पर एक तरीके से जुड़ा रह जाता है। जैसे आप जब हैचिंग हुई तो हैचिंग होने पे आप पृथक पृथक भाग हो गए, अब मान लो थोड़े पृथक नहीं और किसी एंड पर वो जुड़े रहते हैं, तो उस वजह से यहां पर देखें तो यहां पर जो भ्रूण है उन भ्रूणों के या दोनों भ्रूण यहां पर किसी न किसी स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी यहां पर दो भ्रूण का निर्माण होगा, दो भ्रूण आपस में किसी स्थान पर जुड़े होते हैं, किसी स्थान पर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि दो ट्विंस हैं या जिनके सर आपस में जुड़े हुए हैं, किन्हीं का यहाँ पर हाथ वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जो ट्विंस होते हैं उनको हम सियामीज ट्विंस बोलते हैं। दोनों भ्रूण आपस में किसी स्थान पर जुड़े होते हैं, ऐसे ट्विंस को हम सियामीज ट्विंस बोलते हैं। अब ये सियामीज ट्विंस जो होते हैं ये बात करें तो ये जन्म के पश्चात या कुछ समय पश्चात जो होती है इनकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा होती है, कुछ केसेस में ये लंबे समय तक भी इनका जीवन काल हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों मुख्यतः तो एकयुग्मजी और द्वियुग्मजी के बारे में पढ़ना था। एक अंडाणु एक शुक्राणु से एक युग्मनज, हैचिंग के समय दो अलग अलग भाग बनेंगे, दोनों अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर देंगे, ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। यहाँ पर दो अंडाणु और दो शुक्राणु से दो युग्मनज का निर्माण होगा और दो पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण होगा, मतलब ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, इनके अंदर आनुवंशिक विभिन्नताएं होंगी। सियामीज ट्विंस में एक अंडाणु एक ही शुक्राणु है, परंतु यहाँ पर जो है दोनों भ्रूण आपस में किसी स्थान पर जुड़े होते हैं, ये भी एक तरह से आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं और ये किसी स्थान पर जुड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल पृथक नहीं हो पाते, और ऐसे ट्विंस को हम बोलते हैं सियामीज ट्विंस। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो है वो निषेचन वाला पार्ट था, इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट निषेचन के बाद जो आएगा वो विदलन वाला पार्ट आएगा, फिर आगे की जो भी यहाँ पर जो जनन तंत्र से संबंधित जो भी आगे की प्रक्रिया है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।